मेरा ये मानना है कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स इस पूरे नेचर को समझने की एक तरह की लैंग्वेज है। इस पूरे नेचर के अंदर जो जो इवेंट्स होते हैं उनको समझने की एक लैंग्वेज है, और साथ में उसका पूरा एनालिसिस अगर आपको करना है कि इस पूरे ही नेचर में जितने भी इवेंट्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, उसमें क्या क्या एनर्जीज इन्वॉल्व हैं, उसमें कौन कौन से फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, इसके साथ साथ जो अदर फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो इन्वॉल्व हैं, उन सबको स्टडी करना ही फिजिक्स कहलाता है। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं, जैसे कि मैंने वादा किया था, और मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आ गया हूं पहला हमारा फ्री लेक्चर, जिसके अंदर आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। और इसके अंदर वो सारी चीजें मैंने डाली है जो फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को, जो कि आप लोगों को शायद टफ लगता होगा, उसको आसान बनाने के तरीके, यानी कि वो कौन कौन से ऐसे फंडामेंटल बातें हैं, ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल चीजें हैं जिनको पढ़ने के बाद में सब्जेक्ट समझ में आने लगता है, और हम लोग बहुत बढ़िया से इस सब्जेक्ट को समझ के इसको इजी मानने लगते हैं। और इसकी जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, इसके जितने भी टफ क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड्स में आते हैं या हमारे स्कूल एग्जामिनेशन में आते हैं, जिसकी वजह से हम लोग डरते हैं, उन सब का एक सिंगल शॉर्ट सॉल्यूशन मैं आप लोगों के लिए इस पर्टिकुलर लेक्चर में लेकर आया हूं। तो आइए बच्चों, सबसे पहला ये जो हमारा बेसिक फिजिक्स का लेक्चर है, जिसमें बिल्कुल बेसिक बातें आप लोगों के लिए होगी, ये बेनिफिशियल उन बच्चों के लिए जो कि 10th से 11th में मूव कर रहे हैं 2025 में, या फिर जो बच्चे 11th से 12th में मूव कर रहे हैं, उन दोनों ही क्लासेस के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा बच्चों। तो इस लेक्चर को आप पढ़िए, साथ में लाइक कीजिए, और जितने भी बच्चे हैं उनमें ये शेयर कीजिए, जो आपके फ्रेंड्स हैं उन सब में ये दीजिए, ताकि उन सब बच्चों को फिजिक्स आसान लगने लगे। तो बच्चों, आज मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए फिजिक्स का पहला लेक्चर शुरू कर रहा हूं। तो बच्चों, अगर मैं फिजिक्स के पहले लेक्चर की बात करूं, और यहां पर अगर मैं बात करता हूं उन टॉपिक्स की जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक और बात कि अगर फिजिक्स की हम लोग बात करते हैं ना बच्चों, तो हमें पता होना चाहिए कि फिजिक्स सब्जेक्ट है क्या। फिजिक्स सब्जेक्ट की अगर बात करते हैं बच्चों, तो फिजिक्स सब्जेक्ट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैटर को समझना है, और उसकी साइंटिफिक स्टडी अगर आपको करनी है तो हम फिजिक्स के अंदर करते हैं उसको। और उसके जो फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उसका मोशन है, और साथ में उसका जो बिहेवियर है स्पेस और टाइम के अंदर, उसको पूरे के पूरे को समझने को ही फिजिक्स कहते हैं। हम लोग जब भी फिजिक्स की बात करते हैं ना बच्चों, तो हम लोग इसके अंदर रिलेटेड एंटिटीज ऑफ एनर्जी एंड फोर्स को भी समझते हैं। हो सकता है इसकी डेफिनेशन जो है, इसकी जो कन्वेंशनल डेफिनेशन है, ये आपको हो सकता है परेशान कर देगी, लेकिन एक सीधी सी बात है। मेरा ये मानना है कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स इस पूरे नेचर को समझने की एक तरह की लैंग्वेज है। इस पूरे नेचर के अंदर जो जो इवेंट्स होते हैं उनको समझने की एक लैंग्वेज है, और साथ में उसका पूरा एनालिसिस अगर आपको करना है कि इस पूरे ही नेचर में जितने भी इवेंट्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, उसमें क्या क्या एनर्जीज इन्वॉल्व हैं, उसमें कौन कौन से फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, इसके साथ साथ जो अदर फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो इन्वॉल्व हैं, उन सबको स्टडी करना ही फिजिक्स कहलाता है। अब इस नेचर में हमें पता है बहुत सारे मिरेकल्स होते हैं, और वो मिरेकल्स इसलिए लगते हैं क्योंकि हमें उसके पीछे की साइंस पता नहीं होती। तो अगर हम उस साइंस को समझ लेते हैं तो हमें ये पूरा नेचर समझ में आने लग जाता है, इसका पूरा का पूरा अरेंजमेंट हमें समझ में आने लग जाता है, और फिर हम नए नए इन्वेंशन भी करने लग जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे फंडामेंटल ब्रांच ऑफ साइंस की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो वो कौन सी होती है? फिजिक्स होती है। इस फिजिक्स में बहुत सारे पार्ट्स हैं। हम 11th क्लास के अंदर कुछ पार्ट्स को पढ़ेंगे, फिर जो दूसरे पार्ट्स हैं उनको हम 12th में पढ़ेंगे, और फिर आगे बढ़ते हुए जब हम फर्दर इसके बाद भी अगर फिजिक्स को पढ़ते हैं तो बची हुई चीजें आती हैं। लेकिन 11th और 12th की फिजिक्स के अंदर जितने भी फंडामेंटल चीजें हैं ना बच्चों, वो सारी ही डाल दी गई हैं, और उन्हें हमें बहुत अच्छे से स्टडी करना होता है। ठीक है बच्चों, तो हम शुरुआत फिजिक्स में करेंगे उन बातों से, क्योंकि अगर मैं जैसे कि बात करता हूं किसी भी लैंग्वेज सब्जेक्ट की बच्चों, जैसे कि आप बात करते हैं कि सर अगर आप कहें कि हिंदी में क्या क्या चीज़ें होती है, और हिंदी को अगर आपको पढ़ना शुरू करना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले उसकी जितनी बेसिक चीज़ें हैं, जो लेटर्स हैं, उनको समझ में आना चाहिए। फिर उनसे जो आपके वर्ड्स बनते हैं हमें उन्हें समझ में आना चाहिए। उसके बाद में फिर सेंटेंसेस बनते हैं और उनको समझना ज़रूरी। ऐसा सारे ही लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट्स में होता है। अब अगर मैं साइंस की बात करूं, स्पेशली फिजिक्स की बात करूं, तो फिजिक्स को भी अगर मैं कंपेयर करता हूं हिंदी से और इंग्लिश से, तो वहां पर भी फिजिक्स की कुछ कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं, कुछ कुछ उसके लेटर्स हैं,
कुछ कुछ उसके वर्ड्स हैं और उसके बाद में सेंटेंसेस यानी कि उनकी डेफिनेशंस है, उनको समझना होता है। लेकिन सबसे पहले हमें लेटर्स के बारे में तो पता ही हो ना, बहुत सारे सिंबल्स चलते हैं, उन सिंबल्स को हम समझ नहीं पाते हैं और फिर उसके बाद में हमारे लिए टफ होती जाती है। इसलिए सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए वो ग्रीक लेटर्स लाया हूं जिनके बेसिस पर फिजिक्स खड़ी हुई है। उन सारे सिंबल्स को हम यहाँ पर बताएंगे जिन सिंबल्स के बेसिस पर फिजिक्स को समझा जाता है, इन्हीं की स्टडी भी की जाती है। तो उन लेटर्स के अंदर जो सबसे पहला लेटर बच्चों आ रहा है वो आप लोगों के सामने है हमारा अल्फा। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि ग्रीक लेटर आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, कांस्टेंट्स एंड कॉन्सेप्ट्स। हियर आर द सम ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड ग्रीक लेटर्स एंड देयर टाइप टिपिकल मीनिंग्स। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहला अल्फा, हो सकता है आप लोगों ने इसको कहीं पढ़ा भी होगा। तो अल्फा कहां कहां यूज होता है फिजिक्स में? फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट के लिए अल्फा यूज होता है, हो सकता है इसको पढ़ के सर ये तो मुझे समझ में नहीं आया कि कहीं काम में भी आया हो। एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा कहते हैं, ये हो सकता है आपका सुना हुआ हो, नहीं होगा तो आप 11th क्लास में इसको सुन लोगे जहां भी आप रोटेशनल पढ़ोगे। उसके बाद में थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट को भी हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आप लोगों के सामने ये पहला ग्रीक लेटर है जिसके अंदर मैंने आपको उन फिजिकल क्वांटिटीज को भी बताया जो कि हो सकता है आपने पढ़ी हो या फिर आप फर्दर पढ़ेंगे। अभी इनको देख के डरना नहीं है, लेकिन हमें समझना है, हमें दोस्ती करनी है इस ग्रीक लेटर से जो हमारी हो गई और हमें समझ में आ गया कि सर ये आगे आएगा और हमने इसको पढ़ना है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है बीटा। बीटा किस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है बच्चों? सबसे पहले बीटा पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता, हो सकता है केमिस्ट्री में आपने पढ़े भी होंगे। रेशियो ऑफ वेलोसिटी टू द स्पीड ऑफ लाइट यानी कि v/c को भी हम लोग बीटा बोलते हैं, ये भी आप आगे 12th क्लास के अंदर पढ़ोगे। उसके बाद में थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? बीटा बोलते हैं, तो ये भी आप लोग यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो आगे और कौन कौन से यूज होते हैं? सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है हमारा गामा। अब ये गामा कहाँ का यूज होगा? लॉरेंस फैक्टर इन स्पेशल रिलेटिविटी। हो सकता है बहुत भारी चीज आ गई हो, लेकिन ये यूज होता है। हमें पढ़ना है कि नहीं? अभी नहीं पढ़ना है, डरो मत, आगे फ्यूचर में जब आप फिजिक्स पढ़ोगे तो आपको इसका सामना करना होगा। ठीक है, और गामा कहाँ का यूज होता है? गामा रेज, ये तो हमने पढ़ी ही है बच्चों। तो गामा रेज को भी हम लोग गामा लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। हीट कैपेसिटी रेशियो को भी हम लोग गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि Cp/Cv, ये भी हम लोग पढ़ेंगे हमारी 11th क्लास के अंदर। उसके बाद में आता है नेक्स्ट डेल्टा। डेल्टा किस किस चीज के लिए यूज होगा बच्चों? स्मॉल चेंज और इंक्रीमेंट को, ये हमने हो सकता है 9th क्लास के अंदर पढ़ा हो, तो उसको हम डेल्टा ग्रीक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन को भी हम लोग यूज करते हैं। पार्शियल चार्ज इन केमिस्ट्री को भी हम लोग क्या करते हैं बच्चों? यहाँ पे यूज करते हैं डेल्टा की फॉर्म में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट कौन सा आ रहा है? ये आ रहा है नेक्स्ट हमारा, जो कि हमें इसका सामना भी करना पड़ेगा, वो है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन किसके लिए यूज होता है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम के लिए हम लोग एप्सिलॉन यूज करते हैं। स्ट्रेन इन मटेरियल साइंस को हम लोग एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। एमिसिविटी इन थर्मोडायनेमिक्स को भी हम लोग एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा जीटा। जीटा डैम्पिंग रेशियो इन ऑसिलेटरी सिस्टम के अंदर जीटा यूज होता है। रिमेन जीटा फंक्शन इन मैथमेटिक्स को भी हम लोग जीटा से, कि मैंने जितने भी जगहों पर जीटा यूज हो सकता है उनमें से कुछ चीज़ों को आपके सामने रखा है। हो सकता है कि आपने पढ़ा हो सकता है नहीं पढ़ा हो, लेकिन इसको देख के डरना नहीं है। ठीक है, पढ़ेंगे इसको आगे। नेक्स्ट आता है हमारा ईटा। ईटा हमें अच्छे से पता है एफिशिएंसी के लिए यूज होता है, और साथ में विस्कोसिटी इन फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर भी बच्चों हम लोग इस विस्कोसिटी को ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करूं बच्चों, तो नेक्स्ट आ रहा है हमारा वेरी फेमस, ये आप लोगों के सामने आ गया, वो है क्या? थीटा। थीटा क्या क्या यूज होता है बच्चों? एंगल इन पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए हम लोग थीटा यूज करते हैं, बहुत अच्छे से हम लोग जानते हैं, ये चीज तो हम लोगों ने कई बार पढ़ी है। उसके बाद में टेम्परेचर इन थर्मोडायनेमिक्स को भी हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से। समटाइम से, बिकॉज हम लोग टेम्परेचर को जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? स्मॉल टी से या फिर कैपिटल टी से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आ रहा है हमारा कप्पा। कप्पे के लिए हम लोग यूज करते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। उसके बाद में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको हम लोग कप्पा से यूज करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट वेरी फेमस, जिसको हम लोग सब जानते हैं, वो है बच्चों हमारा लैम्डा। लैम्डा में यूज होता है वेवलेंथ,
डिके कांस्टेंट इन रेडियो एक्टिविटी, और साथ में ये हमारा आइजन वैल्यू इन लीनियर अलजेब्रा को भी हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से हमारे ये सारे यहाँ पे ग्रीक लेटर है जो चल रहे हैं। चलिए इसके अलावा भी कोई ग्रीक लेटर है क्या? जी हाँ है, वेरी फेमस म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए यूज होगा, परमिएबिलिटी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए म्यू यूज होगा, आगे पढ़ेंगे, डरना नहीं है। रिड्यूस्ड मास इन मैकेनिक्स के अंदर भी हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में अगर हमने म्यू पढ़ लिया तो अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं यहाँ पे न्यू। न्यू के अंदर फ्रीक्वेंसी से हम लोग न्यू को रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों। और उसके बाद में काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे? न्यू को यूज करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है हमारा जाई। जाई के लिए बच्चों डैम्पिंग कोफिशिएंट के लिए जाई यूज होता है, और साथ में जनरल वेरिएबल भी हमारा मैथमेटिक्स के अंदर कौन सा है? जाई है, जिसको हम लोग यूज करते हैं। और उसका सिंबल कुछ ऐसा बनता है, इस सिंबल को भी आप देखते चलो, जैसे न्यू के लिए भी ये सिंबल हम लोग यूज करते हैं, म्यू के लिए हमारे पास में ये वाला सिंबल यूज होता है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को पता लगाना है और साथ में बनाना भी सीखना है इसी लेक्चर के साथ में कि ये ग्रीक लेटर्स बनते कैसे हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बच्चों इसमें। तो हमारा नेक्स्ट पाई, हम लोग सब जानते हैं मैथमेटिकल हमारा कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 3.14 होता है। उसके बाद में पैरिटी इन क्वांटम मैकेनिक्स को भी हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो सकता है, अभी नहीं पढ़ना, डरना नहीं, बड़ी बड़ी चीजें भी आ रही है, परेशान नहीं होना। नेक्स्ट आ रहा है हमारा रो, ये भी हम लोग यूज करेंगे, डेंसिटी के लिए यूज करेंगे, रेजिस्टिविटी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके लिए यूज करेंगे। नेक्स्ट आ रहा हमारा सिग्मा, जिसको हम लोग इस तरीके से बनाते हैं, हमारा रो ऐसे बनता है, पाई तो हम सब लोगों को बनाना आता ही है। सिग्मा स्टीफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट के लिए हम लोग यूज करेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए यूज करेंगे, और सरफेस चार्ज डेंसिटी, इन तीनों के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? हमारा सिग्मा यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टाउ, जिसको हम लोग टॉर्क से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रॉपर टाइम इन रिलेटिविटी के लिए भी हम लोग टाउ ही यूज करते हैं। मीन लाइफ टाइम इन पार्टिकल फिजिक्स के लिए भी बच्चों क्या यूज होता है? टाउ यूज होता है। उसके बाद में अपसिलोन, पहले हमारा क्या आया था? एप्सिलोन आया था, अब नेक्स्ट हमारा क्या आ रहा है? अपसिलोन आ रहा है। अपसिलोन में समटाइम यूज टू रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक पार्टिकल इन पार्टिकल फिजिक्स के लिए हम लोग बच्चों यूज करते हैं हमारा अपसिलोन। ये अभी थोड़े साल पहले ही डिस्कवर हुआ है, इसका नाम हमने अपसिलोन दिया है, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, पर 1977 के आसपास एक नया पार्टिकल डिस्कवर हुआ था जिसका हमने नाम अपसिलोन दिया था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा आ रहा है फाई, ठीक है। फाई कहाँ पर यूज होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए यूज होता है, फेज एंगल के लिए यूज होगा, हमारी वेव थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे लाइट की, जब उसमें एक काम में आएगा। एंगल इज इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर भी हम लोग फाई को यूज करते हैं। ये इस तरीके से बनता है ऐसा, राइट, तो इससे इसको हम बनाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें तो हमारा आता है शी। शी में क्या क्या यूज होगा? इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी को हम लोग शी से ही रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। कुछ लोग इसको ऐसे और ऐसे करके भी बनाते हैं, है ना। तो ये हमारा बनता है यहाँ पे। एक ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिस्टिक्स के अंदर यूज होता है, ये बड़ी चीज़ है, हो सकता है हमारे काम की नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है साई, पी साइलेंट होगा, इसको हम पढ़ेंगे साई। तो वेव फंक्शन इन क्वांटम मैकेनिक्स को हम लोग साई से रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्रीम फंक्शन इन फ्लूइड डायनेमिक्स को भी हम लोग साई से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट वेरी फेमस हम सब लोग जानते हैं ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओम ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थ्रू यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल ओम। ये ओम यूज होता है, बट रेजिस्टेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, जैसे 10 ओम का रेजिस्टेंस है तो उसमें जो हम सिंबल यूज करते हैं बच्चों, वो कौन सा होता है? हमारा ओमेगा होता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे हमारे जितने भी ग्रीक लेटर्स हैं वो सारे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर शुरू करेंगे हमारा मल्टीप्लायर। अब ये मल्टीप्लायर्स क्या क्या हैं? ये सारे हो सकता है इनको आपने कभी पढ़ा भी हो, तो हम लोग शुरू करते हैं। जो हमने पढ़ी है जनरली, जिसको मैं आप लोगों के लिए सोच सकता हूँ कि सर ये चीज़ें तो हमने पढ़ी हैं, तो मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ बच्चों, है ना। तो पेन में चेंज कर लेता हूँ, हाँ ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें तो किलो। ये किलो तो भाई हम सब ने पढ़ा, लेकिन ये किलो है क्या? ये एक तरह की क्वांटिटी है किलो। किलो का मतलब है 10 to the power 3, यानी कि 1000 को कहा जाता है किलो। अब ये जिसके भी आगे लग जाए, ग्राम के आगे लग जाए तो किलोग्राम हो जाता है, मीटर के आगे लग जाता है तो किलोमीटर होता है, यानी कि 1000 मीटर, राइट। अब शुरू से ले लेते हैं। एक्सा 10 to the power 18, 10 to the power 18 को हम लोग एक्सा बोलते हैं। उसके बाद में 10 to the power 15 को हम लोग बोलते हैं पीटा, राइट। उसके बाद में 10 to the power 12 को हम लोग बोलते हैं टेरा। उसके बाद में
10⁹ को हम लोग बोलते हैं गीगा। उसके बाद में मेगा होता है हमारा 10⁶, किलो जैसे कि मैंने बताया 10⁻3, हेक्टो 10⁻2, डेका 10, डेसी 10⁻⁻1। अब यहाँ पे 1/10 की सीरीज शुरू हो गई है। ये सारे के सारे 10 से या 10 से बड़े थे, राइट। यहाँ पे है 1/10 यानी कि 10⁻⁻1 डेसी। अब 10⁻⁻2 सेंटी, 10⁻⁻3 मिली, 10⁻⁻6 माइक्रो, 10⁻⁻9 नैनो। नैनो सेकंड्स की बात करते हैं ना हम लोग, तो ये नैनो यहाँ पर है, या नैनो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो 10⁻⁻9 मीटर के ऑर्डर के पार्टिकल्स की बात होती है वहां पे, राइट। उसके बाद में पिको, पिको होता है 10⁻12। उसके बाद में फेम्टो, फेम्टो होता है 10⁻15। उसके बाद में एटो, एटो होता है हमारा 10⁻18। तो ये पूरी की पूरी यहाँ पर टेबल बच्चों हमें लर्न करनी है। हाँ, लर्न करनी है। छोटी क्लास में जैसे हम लोग हमारी 2 की टेबल और 3 की टेबल पढ़ते हैं ना, उसी तरीके से हमें ये मल्टीप्लायर्स की टेबल लर्न करनी है। और साथ में इनके सिंबल्स भी देख लो। मैं नहीं कह रहा सारे सिंबल्स लर्न रखो, लेकिन मैक्सिमम सिंबल्स को आप लोग लर्न कर लो। जैसे कि एक्सा को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, पीटा को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, टेरा को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, गीगा को जी से करते हैं, मेगा को एम से करते हैं, किलो को के से करते हैं, हेक्टो को एच से करते हैं, डेका को डी ए बोलते हैं, डेसी को स्मॉल डी बोलते हैं, उसके बाद सेंटी को एम बोलते हैं, मिली को स्मॉल एम बोलते हैं। उसके बाद में माइक्रो को बच्चों म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। उसके बाद में फिर हमारा नैनो होता है, उसको स्मॉल एन से, स्मॉल पी से, स्मॉल एफ से और ए से। यहाँ पर स्मॉल और बड़े जो हमारे कैपिटल वाले लेटर्स हैं उनका भी डिफरेंस यहाँ पर होता है। तो इस तरीके से ये पूरा मल्टीप्लायर हमें बच्चों थोड़ा लर्न करना पड़ेगा। हमें अभी बेसिक बनाने, अभी खूब टाइम है हमारे पास। उस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए आप इनको अच्छे से पहले लर्न कर लो ताकि परेशानी नहीं आए, ठीक है। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर लेकर आना है हमारा यूनिट कन्वर्जन। अभी हम जैसे ही इस पूरी की पूरी टेबल को अगर हम देखें, जो हमारे सामने टेबल है ना, इस टेबल को हम लोग देखें बच्चों, इस टेबल के अंदर जब हम लर्न कर लेंगे तो यहीं से कन्वर्जन शुरू हो जाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। देखो, मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 10 सेंटी इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मिलीमीटर। 10 सेंटीमीटर कर लो उसको, तो ज़्यादा हम लोग रिलेट कर पाएंगे। तो 10 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर है? तो ये चीज़ हमें कैसे समझ में आएगी? इसको समझने के लिए हमें कन्वर्जन्स पढ़ने हैं, और कन्वर्जन पढ़ने के लिए हमें मल्टीप्लायर समझ में आने चाहिए। कि हम लोग जब सेंटीमीटर की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है 10⁻⁻²। इसको कहा जाता है क्या? सेंटीमीटर। आगे क्या है? 10, तो ये 10 मेरा हो गया। तो ये अब कन्वर्ट हो गया बच्चों। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 10⁻⁻1 ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब 10⁻⁻1 मीटर है, उसको हमें मिलीमीटर में चेंज करना है। तो हमें मीटर और मिलीमीटर के बीच का डिफरेंस भी पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने होते हैं? 10⁻³ मिलीमीटर होते हैं। अब ये चीज़ें जब तक हमें नहीं पता होगी ना, तब तक हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर 1 मीटर की बात करें तो उसमें कितने मिलीमीटर होते हैं? 10⁻³ मिलीमीटर होते हैं बच्चों 1 मीटर में। तो हमें निकालना है 10⁻⁻1 मीटर में, तो कितने होंगे? तो 10⁻⁻1 मीटर में हो जाएंगे बच्चों। इसको 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10⁻³ मिलीमीटर, और ये हो गए बच्चों मेरा कितना? 10⁻² मिलीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻² मिलीमीटर। तो ये चीज़ें तब ही समझ में आएंगी जब हम इन कन्वर्जन्स को सीखेंगे। और कन्वर्जन्स को भी कैसे सीखेंगे बच्चों? कन्वर्जन्स तभी समझ में आएंगे मेरे बच्चों जब आप इस टेबल को अच्छे से लर्न कर लोगे। जैसे ही इसको लर्न कर लोगे तो वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब इसके अलावा भी कुछ कन्वर्जन से बहुत फेमस कन्वर्जन है। हम स्पीड में बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं किलोमीटर पर आवर। अगर इसको आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो किस तरीके से करते हैं हम लोग जानते हैं। अगर आपको करना है तो हम 5/18 से इसको क्या कर लेते हैं बच्चों? मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मीटर पर सेकंड में हमें निकल में आ जाता है।
उसके बाद में मीटर पर सेकंड से अगर आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है ना, तो इसके लिए बच्चों क्या करोगे, आप यहाँ पे 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका किलोमीटर पर आवर आ जाता है। जैसे 90 किलोमीटर पर आवर है, उसको आपको कन्वर्ट करके बताना है कि कितने मीटर पर सेकंड होंगे, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 से। तो 90 इंटू 5/18 जैसे ही आप करोगे तो ये आ गया आपका 25, तो 25 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से आपको ये कन्वर्जन करना आना चाहिए, लेकिन पहले बेस में आपको चीज़ें समझनी है और उनको लर्न करना है, तब ये कन्वर्जन आप कर पाओगे। इसकी बहुत ज़्यादा मैं प्रैक्टिस आगे करवाऊंगा ताकि आप लोगों के लिए अच्छा हो जाए, लेकिन पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग उस टेबल को पहले लर्न कर लें। चाहिए तो अगर आपके पास टाइम है तो इस वीडियो को यहीं पॉज करके आप लोग उसको लर्न कर सकते हैं, ताकि आपको आगे फर्दर प्रॉब्लम नहीं हो। अब ये कुछ फिजिकल कांस्टेंट्स हैं, जैसे स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू ये रहा हमारे सामने। ग्रेविटेशन कांस्टेंट ये रहा 6.67 × 10⁻11, और इनकी यूनिट्स भी न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। उसके बाद में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ये रहा। उसके बाद में मोलर गैस कांस्टेंट ये रहा। एवोगाड्रो नंबर ये रहा। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये रहा 1.6 × 10⁻19। परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है, कूलम कांस्टेंट है, फेराडे कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ प्रोटॉन है, मास ऑफ न्यूट्रॉन है, एटॉमिक मास यूनिट है AMU। इसके बाद में स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। उसके बाद में रिडबर्ग कांस्टेंट है, बोर मैग्नेट्रॉन है, बोर रेडियस है, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर ATM में कितना होता है वो है। उसके बाद में वीन डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट। तो ये कुछ फिजिकल कांस्टेंट्स हैं जिनकी वैल्यूज हमें लर्न करनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी लर्न करो, कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट, वो हम लोग अभी पढ़ सकते हैं। प्लैंक कांस्टेंट हम लोग कर लें, ग्रेविटेशन कांस्टेंट हम लोग कर लें, उसके बाद में एवोगाड्रो नंबर कर लें, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हम पढ़ लें, परमिबिलिटी परमिटिविटी पढ़ लें, कूलम कांस्टेंट कर लें। उसके बाद में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन कर लें, अभी हम मास ऑफ न्यूट्रॉन भी कर लें, AMU कर लें। उसके बाद में ये सारे अभी ज़रूरत नहीं है, ये ATM वाला स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर ATM के अंदर ये लर्न कर लें। ये बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ से निकली भी होंगी 9th-10th के अंदर, तो इनको अगर आप अभी लर्न कर लेंगे तो फिर आपका बेस बन जाएगा, और आपको आगे जब भी ये आएंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। जब भी आएंगे आप तब भी लर्न कर सकते हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि एज ए स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स और एज अ टीचर ऑफ फिजिक्स आपको इनकी सबकी वैल्यूज लर्न होनी चाहिए, ठीक है।